हेलो एवरीवन। आज हम विलियम शेक्सपियर के वन ऑफ द मोस्ट अपीलिंग सोनेट को पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही अपीलिंग और बहुत ही खूबसूरत सोनेट विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये आपके परीक्षा के हिस्से भी है और इसमें से जो सवाल बनते हैं वो हम क्लास में पूरी को समझेंगे। इसकी एक एक लाइन को डाइसेक्ट करके देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं। तो आज की क्लास में हम इस सोनेट के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला, जैसा आपको यहां बोर्ड पे दिख रहा होगा, अपन क्लास को 3 हिस्से में यहां डिवाइड करा है अपन ने। पहला हिस्सा है जो आपको सोनेट नाम लिखा हुआ दिख रहा है और इसका स्कैंशन के जरिए समझेंगे कि क्या ये एक्चुअल में सोनेट की जो डेफिनेशन है उसको क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहली चीज देखने वाली ये होगी। सेकंड पार्ट है वो ये है कि हम हर एक क्लास में पता करने की कोशिश करते हैं कि शेक्सपियर इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले राइट। शेक्सपियर को बहुत ही फेमस प्ले राइट या नाटक लिखने वाला कहा गया है, मगर क्या वजह रही कि शेक्सपियर सोनेट की तरफ आ रहे हैं। दूसरा पक्ष अपन इस क्लास में इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरा जो हिस्सा है उसमें अपन बात करेंगे इस पूरे सोनेट का, पोएम का एनालिसिस क्या है। इसमें अपन पोएम की समरी देखेंगे, साथ साथ डिवाइसेस देखेंगे, फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे और इस सोनेट में थीमेटिक कंसर्न्स क्या हैं उनके ऊपर नजर दौड़ाएंगे। सो एज आई सेड, वी पीपल हैव डिवाइडेड आवर क्लास इन 3 मेजर सेक्शंस. First one is called sonnet and the scansion, and the second one is called why did Shakespeare incline towards sonnet, and the third one is called analysis. Analysis के अंदर 3-4 पार्ट हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। तो अपन पहली हेडिंग से ही स्कैंशन की तरफ से ही बढ़ते हैं। पहले ये सोनेट है क्या, इसको एक बार देख लेते हैं। मैं एक बार रीड आउट कर रहा हूं इस सोनेट को और उसके बाद धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं। एंड सोनेट है वो इस तरह शुरू होता है। Shall I compare thee to a summer's day? Rough winds do shake the darling birds of May, and summer lease has all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often in his gold complexion deemed. And every fair from time to time declines, by chance or nature changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of what fair thou owest, nor shall death break thou wondrous in his shade. When in eternal lines to time thou growest, so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. ये सोनेट की 14 पंक्तियां हैं। अब सोनेट है या ये नहीं है, क्वालिफाई कर रहा है, इसकी तरफ भी देखते हैं। सोनेट के आने की वजह क्या रही शेक्सपियर की लिखावट में, शेक्सपियर की लेखनी में, वो भी समझते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहला, जैसे अपन ने यहां मेंशन किया है, शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे अपनी जिंदगी में। अब यहां एक समझने वाली बात है कि इस हिस्से से आपके परीक्षा में कोई चीज आने वाली नहीं है कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे या इतने से इतने सोनेट किसको डेडिकेट किए, एक फेयर यूथ को कितने कौन सा सोनेट डेडिकेट किया गया है। इस तरह के सवालात आपसे पूछे जाने की संभावना कम है। मगर जो मेरा मानना यह है कि किसी भी चीज के ऊपर बात करने से पहले उसका बेस है वो हमें मजबूत बनाना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर अपन को बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली चीज अपन ये बात करते हैं कि शेक्सपियर हैं वो सोनेट की तरफ टिल्ट क्यों कर रहे हैं, क्या वजह रहे उस टाइम इंग्लैंड में, क्या कुछ एक रीजंस थे, उनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला ही कारण अपन को दिखता है शेक्सपियर के सोनेट के बारे में, वो ये है कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड के अंदर 1592 से 1598 का जो टाइम पीरियड था वो प्लेग के लिए जाना जाता है। इंग्लैंड में एक एपिडेमिक फैला था, लोग घरों में बंद थे, थिएटर बंद थे पूरे के पूरे, लोग नाटक देखने बाहर जाया नहीं करते थे। तो अब क्रिएटिव आदमी कोई है तो वो लिखने से तो रह नहीं सकता, तो एक दूसरी आर्ट फॉर्म की तरफ बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, और वो पोइट्री है। पोइट्री की एक विधा सोनेट है। सोनेट एक लिरिक पोइट्री, जैसे अपन ने सोनेट की पिछली क्लास में इसका चर्चा अपन कर चुके हैं कि लिरिक पोइट्री सोनेट होती है और सोनेट होता क्या है। तो एक प्लेग सबसे बड़ा रीजन था। ज्योग्राफी और वहां की कंटेम्पररी सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो प्लेग की वजह से शेक्सपियर हैं वो अपने एक जो लिखने की विधा थी, नाटक लिखते थे, उससे कहीं ना कहीं शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं।
एक ये पहला कारण अपन को नजर आता है। दूसरा रीजन अगर अपन देखें वो था लिरिक पोइट्री। एलिजाबेथन एज और ये कहें कि जो रेनेसॉ का टाइम पीरियड था, उसकी एक खास बात ये थी, वहां इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा, एक इंडिविजुअलिटी केम इन अ बिग वे, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच के साथ इंडिविजुअलिटी दिखती है। इंडिविजुअलिटी की जब भी बात आती है तो वहाँ लिरिक पोइट्री सबसे पहले दिखती है, और वहाँ इंसानी जो एहसासात हैं उनके बारे में जिक्र करने के लिए लिरिक पोइट्री सबसे एक अच्छी विधा मानी जाती थी। तो लिरिक पोइट्री भी उस वक्त फ्लरिश हो रही है, तो इस वजह से भी शेक्सपियर को कहीं ना कहीं ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हुई नजर आ रही। ये दो कारण हैं। और तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था क्वीन एलिजाबेथ का जो रेन था, क्वीन एलिजाबेथ का रेन था। क्वीन एलिजाबेथ 1588 में 1588 में स्पेनिश अर्माडा को हरा देती है। इंग्लिश आर्मी है वो स्पेनिश अर्माडा है, उसको स्पेनिश अर्माडा वाज डिफीटेड बाय इंग्लिश आर्मी, और इस वजह से कहीं ना कहीं इंग्लैंड में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर आप रिवेंज की, आप बदले की, जैसे नाटकों में देखने वाली बहुत सारी चीज़ें अपन को बदला दिख रहा है, प्रेम भी दिख रहा है, तो बड़े एपिक लेंथ में या फिर बड़े लेंथ में नजर आ रहा था, ये थीम जहां नजर आती थी। मगर अब क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से लोग नाटक परफॉर्म करने की तरफ ना जाके कोशिश कर रहे हैं कि लिरिक पोइट्री या सोनेट की फॉर्म में कविताओं के जरिए बात करी जाए कहीं ना कहीं। तो तीन मेजर कारण दिखते हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट की तरफ आने के। पहला, जैसे मैंने बताया, प्लेग। दूसरा बात है लिरिक पोइट्री, जो सोनेट पढ़ते वक्त भी इसकी अपन ने चर्चा करी थी। और तीसरा मेजर रीजन है एलिजाबेथन जो एज है वो पॉलिटिकली स्टेबल एज मानी जा रही है। तो शेक्सपियर को ये सारी की सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हुई नजर आ रही है। ये कारण था शेक्सपियर के सोनेट की तरफ बढ़ने का। अब अपन जैसे बात कर रहे थे कि शेक्सपियर ने अपने लाइफ टाइम में 154 सोनेट्स लिखे हैं। 154 में 1 से लेके 126 सोनेट तक फेयर यूथ को डेडिकेट किए गए हैं। और इसी वजह से शेक्सपियर के ऊपर बहुत बारी होमोसेक्सुअलिटी और इन सब चीज़ों के भी बताया गया है कि शेक्सपियर होमोसेक्सुअल थे। अब ये कितनी सच है या कितनी गलत बात है, ये क्रिटिक्स का अलग अलग अपना दावा है। तो फेयर यूथ अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को माना जाता है, और लेटर ऑन क्रिटिक्स ने कहा ये विलियम ह्यूजेस नाम से एक इंसान थे, वो फेयर यूथ थे जिन्हें WH नाम से कहा गया। इसके 126 के बाद से जो शेक्सपियर के सोनेट दिखते हैं वो डार्क लेडी को डेडिकेट किए गए हैं। तो यहाँ अपना जो सोनेट है वो 1 से 126 के बीच सोनेट नंबर 18 है, जो फेयर यूथ को डेडिकेट किया गया है। अब उस सोनेट की तरफ अपन धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये अपना सोनेट के बारे में थोड़ी बैकग्राउंड की चर्चा थी। आगे अपन देखते हैं कि क्या ये एक्चुअल में सोनेट है या नहीं। सोनेट की डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग में लाइन आती है कि सोनेट इज ए पोएम कंसिस्टेड ऑफ 14 लाइन्स। सॉरी, हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सोनेट 14 लाइन की एक कविता है, मगर ये अकेली लाइन फिजूल दिखती है सोनेट की डेफिनेशन में। सोनेट 2-3 चीजें और साथ लेके चलता है। वो क्या है कि सोनेट हमेशा सिंगल स्टेंजा में होगा, सोनेट हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में होगा, या डेकासिलेबिक पेंटामीटर में अपन को सोनेट नजर आएगा। अब इस पोएम को, इस सोनेट को अपन ये समझते हैं कि ये इस कैटेगरी में है या नहीं है। अगर कैटेगरी में है तो उसके बाद आगे धीरे धीरे इसकी चर्चा को बढ़ाते हैं। देखते हैं इसी पोएम से आगे जो अपन, ये सोनेट नंबर 18 है बाय विलियम शेक्सपियर। अब सबसे पहले इसको अपन ने जैसे कहा कि ये 14 लाइन की एक कविता होती है, तो पहले लाइनों से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहां से ये तो साफ नजर आ रहा है कि लाइनें 14 हैं, पर क्या ये भी दिख रहा है कि इसमें स्टेंजा सिंगल है या नहीं है। स्टेंजा सिंगल ढूंढने के दो तरीके हुआ करते हैं जो अपन ने सोनेट पढ़ते वक्त डिस्कस किए थे, कि एक तो अपन को कविता के अंदर सिंगल थॉट दिखेगा तभी एक सिंगल स्टेंजा नजर आएगा। दूसरा अपन ने बात करी थी कि अगर राइम में बदलाव नहीं हो रहा है तब भी वो सिंगल स्टेंजा है। तो ये क्या दोनों बातें अपन को नजर आ रही है यहाँ पे, हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले सिंगल थॉट की बात है।
जब आप इस पूरे सोनेट को हम पढ़ते नजर आएंगे तो हमें पता चलेगा शेक्सपियर हैं अपना जो बिलविड है, अपने जो लवर हैं, उनको समर से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंपैरिजन के ऊपर पूरी 14 लाइन चल रही हैं। एक दो जगह एपिग्रामेटिक टर्न और वोल्टा दिखता है, मगर वहां थॉट का बदलाव जरूर होता है, थॉट का जो मूड बदलता है, मगर थॉट एक्चुअल में नहीं बदल रहा है। मूड इस तरह बदलता है, शेक्सपियर लास्ट की लाइंस में अपन को ये कहते नजर आएंगे कि वो खूबसूरत है, और खूबसूरत होने की वजह क्या है, जो शेक्सपियर ने कविताएं लिखी हैं उस वजह से वो खूबसूरत है। तो शेक्सपियर आइडिया ऑफ लव, आइडिया ऑफ परमानेंस ऑफ आर्ट, इन सब पे एक थॉट का नजर आता है बात करते हुए। मूड इनका आपस में आपको बदलता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने कहा कि वो खूबसूरत तो है, उसे समर से कंपेयर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मूड बदलता है तो शेक्सपियर कहते हैं वो खूबसूरत है, क्योंकि शेक्सपियर उन्हें देख पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं, तब वो कहीं ना कहीं खूबसूरत है। तो अपन को इससे पता चलता है कि यहां स्टैंजा में थॉट भी एक ही है, तो ये सोनेट को क्वालिफाई कर रही है बात। दूसरी बात इसकी राइम स्कीम की है, उसमें भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। अगर राइम स्कीम नहीं बदल रही है तो आपका सोनेट है वो क्या है, पूरी डेफिनेशन को ये पूरी पोएम क्वालिफाई कर रही है। इस पोएम को 4-4 लाइन के 3 क्वाट्रेन में बांटा गया है। 4-4 लाइन के 3 क्वाट्रेन हैं और 2 लाइन की एक कपलेट है। 4-4 लाइन की पंक्तियां हैं, 3 क्वाट्रेन बनाए गए हैं और उसके बाद 2 लाइन का एक कपलेट बनाया गया है। अब आप लोग ये भी विचार कर रहे होंगे कि ये स्टेंजा क्या है, ये क्वाट्रेन क्या है। तो इसके लिए इन सब बातों का जिक्र अपन ने पिछली क्लास जो अपन ने सोनेट के का बेसिक बैकग्राउंड पढ़ा था उसमें करी थी। थोड़ा सा और देख लेते हैं आज और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टेंजा एक्चुअल में आपकी पोएटिक लाइंस हैं, आपके वर्स की लाइन है, उनका मिला जुला रूप होता है। अगर वो स्टेंजा 2 लाइन का मिला जुला रूप है तो आप उसे कपलेट की संज्ञा देते हैं। टर्सेट 3 लाइन का है तो उसे 3 लाइन का स्टेंजा कहते हैं। क्वाट्रेन 4 लाइन का है, क्विंटेट 5 लाइन का है, सेस्टेट 6 लाइन का है, राइमा रॉयल 7 लाइन का है और ओक्टेव 8 लाइन का है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं यहां सोनेट है 14 लाइन का है। अब अपन जो बात कर रहे थे वो ये थी, अगर राइम स्कीम नहीं बदल रही है तो आपका सोनेट क्या है, बिल्कुल उस डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है। सिंगल थॉट अपन देख चुके हैं, 14 लाइन अपन देख चुके हैं, अब राइम स्कीम को देखते हैं। राइम स्कीम के सिलसिले में भी अपन पीछे बात करके आ चुके हैं कि राइम क्या है और राइम स्कीम क्या है। हमने सोनेट की क्लास में चर्चा की थी कि राइम है उसे अपन कहते हैं तुक, और राइम के साथ अगर अपन स्कीम जोड़ते हैं इसे अपन कहते हैं तुकबंदी, या इसे अपन अगर शेरो शायरी पढ़ने के शौकीन लोग हैं तो इसे क्या कह देते हैं, काफिया। काफिया और राइम स्कीम टोटल को कहा जाता है काफिये की तरतीब। तो 2 बातें हैं अपने पास, तुक और तुकबंदी। अब तुक कैसे पहचाना जाता है किसी भी चीज का? तुक पहचानने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो एंडिंग के जो शब्द हैं, एंडिंग का जो साउंड है जिसे एंड राइम बोला जाता है, उसका तुक पकड़ा जाता है कि ये साउंड आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारी फर्स्ट लाइन है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब डे का यहां पे अपन को एक साउंड नजर आ रहा है, दाउ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। अब टेम्परेट और डे के अंदर कोई सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही है। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, डे और मे में यहां सिमिलरिटी नजर आ रही है, तो यहां राइम है, इन दोनों लाइनों में अपन को बनती हुई दिख रही है। यह है हमारा क्या, जैसे कहें तुक, यह है हमारा काफिया। मगर इस काफिये को अपन रखें कैसे, इसको एक स्कीम में बांधें कैसे, इसको एक काफिये की तरतीब में दिखाएं कैसे? तो दिखाने के लिए कुछ इसकी एक योजनाएं होती हैं। वो कैसे होती हैं, जहां जहां साउंड मिला आपका डे, यहां आप ए लिखेंगे,
जहां साउंड जैसे टेम्परेट में साउंड बदला है, यहां आप बी लिखेंगे। वापस अपने पास एक साउंड आया है मे, यहां वापस आपको आपका साउंड ए से मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां वापस ए लिखेंगे। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इस तुक को एक तरतीब में बांधते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये तुक दिखे कैसे। हमारे पास तो साउंड ये नजर आए हैं ए का, डे का, टेम्परेट टे का और मे का। तो राइम को, एक राइम की पहचानने की एक सीधी सी बात होती है, राइम दो चीजों से मिलकर बनती है। एक तो जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस और कोडा। न्यूक्लियस आपका वाल साउंड है, यानी कि आपका स्वर है, और कोडा आपका कॉन्सोनेंट है। ये चीज मैं वापस समझा रहा हूं, इस चीज का चर्चा अपन सोनेट की पिछली क्लास में वैसे कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार आगे बढ़ने से पहले अपन इनकी बात कर लेते हैं। तो कोई भी वाल साउंड है वो स्वर है, स्वर का साउंड है, वो राइम में होगा ही होगा। उसके साथ कॉन्सोनेंट है तो ठीक है, ना है तो भी ठीक है। तो यहां अपन को डे के अंदर ई आई डिप्थोंग दिख रहा है, ये डिप्थोंग स्वर का ही हिस्सा होता है। मे में भी डिप्थोंग दिख रहा है, स्वर का ही हिस्सा है। टेम्परेट के अंदर ए की ध्वनि आ रही है, बाद में टे की ध्वनि आ रही है, तो यहां भी स्वर दिख रहा है। तो जो जो आपको स्वर दिखते जाएं, उनके साथ साथ आप राइम को देखते जाते हैं और फिर अंग्रेजी के इन ए बी सी लेटर्स में इन्हें बांधते चले जाते हैं। ये तुक और तुकबंदी को समझने का मामला था। अब इसको अपन एक तरतीब में बांधने की कोशिश करते हैं, पूरी 14 लाइन को, पूरी कविता को। क्या ये सिंगल स्टैंजा वाली बात को क्वालिफाई कर रही है या नहीं कर रही, वो देखते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, यहां ए का साउंड आ रहा है, इसे अपन ने ए मार्क किया है। दाउ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, टेम्परेट में बी का साउंड डे से नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसे अपन ने बी मार्क किया है। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे के अंदर डे से मिलती हुई चीज दिखाई दे रही है, इसे अपन ने वापस ए मार्क किया है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, टेम्परेट एंड डेट साउंड मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसे वापस बी के साथ साथ में बांधा है। अब एक समझने वाली बात है, अगर ये एक स्टेंजा नहीं होता, अगर ये दूसरा स्टेंजा होता, तो यहां अपन वापस से राइम स्कीम ए से शुरू करते, मगर यहां अपन ने आगे देखिएगा, समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, शाइन्स पीछे मिलने वाली किसी भी चीज के साथ इसका तुक नहीं बन रहा है, मगर इसको अपन ने सी की संज्ञा दी है। अगर मैं ये कह रहा हूं स्टेंजा 2 होते, तो वापस अपन शुरू करते ए से राइम स्कीम, मगर यहां स्टेंजा एक ही है, तो अपन सी से शुरू कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, हर स्टेंजा की अपनी राइम स्कीम होती है। ए बी है, अगर स्टेंजा बदल रहा है तो आप वापस ए से शुरू करेंगे, अगर नहीं बदल रहा है तो आप सी से शुरू करेंगे। तो आप लास्ट तक ये देखते जाएंगे, इस राइम स्कीम में अपने पास जी तक लेटर आ रहे हैं, 14 लाइन तक। तो इससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि स्टेंजा एक ही है, अगर नहीं होता तो अपने पास वापस ए बी टाइप की चीजें यहां देखने को मिल सकती थी। तो कहने का मतलब, सिंगल थॉट है यहां, इसलिए सिंगल स्टेंजा है। राइम स्कीम इसकी नहीं बदल रही है, इसलिए सिंगल स्टेंजा है। और आयम्बिक पेंटामीटर है या नहीं, इस चीज को भी अपन गहराई से देख लेते हैं। अगर वो भी है तो ये सोनेट पूरी तरह ये पोएम क्वालिफाई कर रही है। अब जैसे अपन ने कहा, तुक, काफिया, काफिये की तरतीब या तुकबंदी, राइम या राइम स्कीम अपन वर्टिकल लेवल पे जांचते हैं। और जब भी आप कविता का मीटर नापेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे नापेंगे। मीटर है वो क्षितिज हॉरिजॉन्टल नापेंगे, और ये वर्टिकल नापा जाएगा राइम, और ये आपको हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगी। मीटर को अपन क्या कहते हैं, जो छंद है, मीटर को अपन बहर कहते हैं। किसी लाइन में वजन कितना है, कौन से शब्द पे कितना वजन देना है, इसकी चर्चा मीटर में करी जाती है। ये भी अपन पिछली क्लास में बात करके आ चुके हैं, पर थोड़ा सा इसे देख लेते हैं एक बारी। अब अंग्रेजी में कई तरह के मीटर हुआ करते हैं, कई तरह के वजन, कई तरह की बहरें चलती हैं। वो बहर क्या होती है, एक तो मोनोमीटर हुआ करता है, एक डाई मीटर हुआ करता है, एक ट्राई मीटर, एक पेंटामीटर, एक हेक्सा, एक हेप्टा, एक ऑक्टा। ये उदाहरण एग्जाम्पल देने के लिए मैं यहाँ लिख के लाया हूँ। अब ये सब होता क्या है, इस चीज को एक बार समझना जरूरी है।
मोनोमीटर क्या है? अंग्रेजी के चलन के हिसाब से किसी भी शब्द की, किसी भी लाइन का वजन अपन कैसे मापते हैं, जिसे कहा गया है एक तरह से क्वालिटेटिव मीटर। अंग्रेजी की जो रोमांस लैंग्वेज है, खासकर इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, यहाँ क्वालिटेटिव मीटर काम में लिया जाता है। उसके अंदर सबसे पहले लाइन में सिलेबल गिने जाते हैं। सिलेबल गिनने के बाद कौन से सिलेबल पे वजन ज़्यादा है और कौन से पे कम है, उसी के आधार पे मीटर को नापा जाता है। तो सबसे पहले अपन कविता की पहली लाइन उठाते हैं, उसके बाद आपको पेंटामीटर, टेट्रामीटर सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहली लाइन अपन कविता की उठा रहे हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये पहली लाइन है, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। अब इस लाइन के अंदर मीटर नापने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको सिलेबल ढूंढने होंगे। अब सिलेबल क्या है? सिलेबल एक यूनिट है अपने प्रोनाउंसिएशन की, जहां कॉन्सोनेंट हो तो हो, स्वर का होना जरूरी है। तो सीधी सी बात, अपन यहां स्वर ढूंढेंगे। जितने स्वर हैं सबसे पहले वो अपन ढूंढ के लाते हैं इस लाइन में। तो स्वर देखते हैं। शैल को अपन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से लिखें तो शैल ऐसे लिखा जाएगा, जो कि ये स्वर दिख रहा है यहां पे। आय को लिखेंगे, वापस ये अपन को एक डिप्थोंग नजर आ रहा है, ये भी एक स्वर है। कंपेयर के अंदर एक सिलेबल, ये अ नजर आ रहा है, यानी कि एक स्वर है, तो ये एक सिलेबल है। पेयर के अंदर एक सिलेबल नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है, तो ये भी एक सिलेबल है। दी के अंदर ये आई नजर आ रहा है, स्वर है, एक सिलेबल है। टू के अंदर ऊ नजर आ रहा है, ये भी एक स्वर है, एक सिलेबल है। ए के अंदर एक सिलेबल नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है, ए। सन के अंदर भी उल्टा ए जो ये दिख रहा है, ये भी ए ही है जो जल्दी से बोला जाता है, ये भी एक स्वर है, एक सिलेबल है। मर्ज के अंदर ए नजर आ रहा है, ये भी एक स्वर है, एक सिलेबल है। डे के अंदर ये डिप्थोंग नजर आ रहा है, डिप्थोंग को एक ही स्वर काउंट किया जाता है, ये भी एक सिलेबल है। तो आप गिन के देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास यहां 10 सिलेबल है। अब इन 10 सिलेबल में क्या दिखेगा? 5 सिलेबल है 10 सिलेबल में। इस लाइन में 5 जो सिलेबल हैं वो स्ट्रेस, वो वजन ले रहे हैं, और 5 हैं वो वजन नहीं ले रहे हैं। तो जब 5 वजन लें और 5 ना वजन लें, तो इससे क्या बनता है? एक सिलेबल के 2 हिस्से होते हैं। एक सिलेबल के 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता है स्ट्रेस, या पहले अनस्ट्रेस भी आ सकता है। एक होता है अनस्ट्रेस्ड। एक स्ट्रेस्ड है, एक अनस्ट्रेस्ड है, और ये दोनों मिलके एक फीट बनाते हैं, एक फीट। तो सबसे पहले कविता की लाइन में अपन क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले अपन स्वर ढूंढते हैं। जैसे इसके अंदर 10 स्वर हैं तो 10 सिलेबल हुए। अब 10 सिलेबल में 5 हैं वो यहां इस लाइन में स्ट्रेस्ड हैं और 5 अनस्ट्रेस्ड हैं। पहले अनस्ट्रेस आ सकते हैं, स्ट्रेस आ सकते हैं, उनको अलग नाम से जाना जाता है, वो वजन के आधार पे जाना जाता है। और 2 सिलेबल से मिलके अपने पास क्या बनता है? 2 सिलेबल से मिलके एक फीट बनता है। तो यहां 10 सिलेबल हैं, 5 स्ट्रेस हैं, 5 अनस्ट्रेस हैं, यानी कि यहां 5 फीट हो गए हैं। और पीछे अपन ने देखा है 5 फीट जहां नजर आए उसे पेंटामीटर कहते हैं। एक सिलेबल जहां नजर आए उसे मोनोमीटर कहते हैं। 2 सिलेबल आए तो डायमीटर कहेंगे। तो मोनो के अंदर क्या होता? एक स्ट्रेस होता और एक स्ट्रेस होता और एक अनस्ट्रेस होता, ये नजर आता अपन को। पेंटा में 5 स्ट्रेस्ड हैं और 5 अनस्ट्रेस्ड है, 5 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो ये वजन नापने का तरीका है हॉरिजॉन्टल तरीके से, कि शब्दों पे वजन कितना है, स्ट्रेस कितना है। अब इसे आप हिंदी के तरीके से भी देख सकते हैं। यहां जो शैल है ये पहले ए दिख रहा है और उसके बाद में ले कॉन्सोनेंट की ध्वनि दिख रही है। तो हमें करना क्या है? जो भी स्वर हैं उन्हें ढूंढना है। अब आयम्बिक, अब अपन ने कहा पेंटामीटर, अपन ने पहचान लिया कि इसमें 5 फीट हैं इसलिए पेंटामीटर है। 5 फीट में 10 सिलेबल हुए, 10 सिलेबल में 5 स्ट्रेस हैं और 5 अनस्ट्रेस्ड है।
आयम्बिक का क्या पैटर्न है? सबसे मोस्ट पॉपुलर जो मीटर अंग्रेजी में चलता है वो आयम्बिक पेंटामीटर चलता है। आयम्बिक का किस्सा ऐसा होता है, इसके अंदर सबसे पहले अनस्ट्रेस सिलेबल आता है, उसके बाद स्ट्रेस आता है। पहले अनस्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेस आएगा, फिर वापस अनस्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेस आएगा। तो एक ध्वनि कैसे बनती है? डा डम डा डम डा डम डा डम डा डम, इस तरीके से ये पूरी लाइन चलती हुई नजर आएगी। तो इससे कविता की लय का पता चलता है, इससे कविता में वजन का पता चलता है, इससे कविता में बहर का पता चलता है। तो इस लाइन को अपन कैसे पढ़ेंगे? शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। तो इसको कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा के हिसाब से पढ़ा जाता है। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर हुआ। हमने बात करी थी सोनेट में आयम्बिक पेंटामीटर भी दिखता है, वो इस लाइन में दिख रहा है। इसका मतलब ये एक्चुअली सोनेट को पूरी तरीके से क्वालिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके अंदर अगर आयम्बिक पेंटामीटर ना लिख के आप ये भी लिख सकते हैं डेका सिलेबिक। 10 सिलेबल तो हैं ही, 10 सिलेबल में 5 स्ट्रेस्ड और 5 अनस्ट्रेस्ड, तो क्या हुआ? 5 फीट बने हैं 10 सिलेबल के, मगर सिलेबल तो 10 हैं, तो इसे आप डेका सिलेबिक भी कहा जा सकता है। ये पूरी जो रामायण है अपन पिछली क्लास में समझ के आ चुके हैं, सोनेट जब पढ़ रहे थे। ये मैंने थोड़े समझाने के हिसाब से सोनेट क्यों है, इस वजह से इस पर चर्चा करी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपना जो पोयम है इसके अंदर जो एनालिसिस वाला पार्ट है कि इसको एनालाइज कैसे किया जाए, एक एक लाइन का, एक एक लाइन की मीनिंग का, लिटरेरी डिवाइसेस हैं और फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, उनको समझते जाते हैं और कविता को पूरा खोलने की कोशिश करते हैं। यहां इस कविता में पढ़ने से पहले एक चीज का अपन को और कायदे से ध्यान रखना है, वो ये है कि जो यूरोपियन सीजनल साइकिल है, जो वहां ऋतुओं का साइकिल है, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? रेनेसां और एलिजाबेथन पोइट्री के अंदर ऋतुओं के साइकिल को, सीजन के साइकिल को हमारी ग्रोथ से, ह्यूमन बीइंग से जोड़ के देखा जाता रहा है हमेशा से। तो सबसे पहले अपन देखें स्प्रिंग। स्प्रिंग जो यूरोपियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग बहुत ही प्रॉस्परस मंथ है, बहुत ही प्लेजेंट महीना है। ये यहाँ पे ये दिखाता है कि खिलने, खेलने, फलने, फूलने वाली चीजें हैं वो आपको स्प्रिंग में ही दिखती हैं, जो मार्च से मई तक का महीना है, और ये चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है। समर है वो जून से अगस्त तक का महीना है, ये यूथ को रिप्रेजेंट करता है। मगर यूरोपियन कल्चर में, खासकर जो इंग्लिश ट्रेडिशन है, वहां पे समर है एक अनस्टेबल सीजन माना जाता है, क्योंकि यूरोप एक, जो इंग्लैंड है वो एक टापू, एक द्वीप के तरह आइलैंड का हिस्सा है। वहाँ जेट स्ट्रीम प्रभाव भी है, वहाँ समुद्री हवाओं का प्रभाव भी है। इस वजह से कोई भी एक मौसम, एक सीजन है वो स्टेबल ज़्यादा नहीं दिखता। तो समर है ये बहुत छोटा है, यहाँ कहीं कभी गर्म हवाएं ज़्यादा दिखती हैं, कभी बारिश ज़्यादा दिख रही है, तो बहुत ही कोई मॉडरेट सा सीज़न नहीं है। यहाँ उथल पुथल देखने को ज़्यादा मिलती है, और यहाँ इसी वजह से कहीं ना कहीं शेक्सपियर इस पॉइंट को उठा के लाए हैं समर से कंपेयर करने वाले को। ये यूथ को रिप्रेजेंट करता है। ऑटम है वो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग यूरोपियन ट्रेडिशन में सितंबर से नवंबर का महीना, जो ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है, और विंटर है वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे पहले आपने शैली की ओड टू वेस्ट विंड वगैरह पढ़ी होगी, आपको ध्यान आया होगा इन्हीं तरह के सीजन की वहां भी चर्चा करी जाती है। अब अपन कविता को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शेक्सपियर फेयर यूथ के बारे में क्या बात कर रहे हैं और क्या क्या डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच यहां है। इस कविता के अंदर आपको जो फिगर्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे वो मैंने यहां मेंशन किए हैं। वो क्या क्या हैं उनको भी अपन देख लेते हैं पहले, फिर एक एक जब आएगा कविता की लाइन में तब उस पर बात करते हुए अपन नजर आएंगे। पहला ही नाम है एलिटरेशन। अब एलिटरेशन किसे कहा जाता है? रेपिटिशन। किस चीज का रेपिटिशन? इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटिशन है। स्ट्रेस सिलेबल, स्ट्रेस्ड वर्ड है आपका, उसके अंदर जिस शब्द पे वजन है, जिस शब्द पे वजन ज्यादा है, उसका पहला शब्द है वो भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। उनका अगर रिपीटिशन हो रहा है एक जैसी ध्वनियों का, तब एलिटरेशन समझा जाएगा। कैसे? कविता में जब आएंगी तब अपन बात करें।
दूसरा नाम है एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? रिपीटिशन ऑफ वावल साउंड इन नियर बाई वर्ड्स, स्पेशली इन स्ट्रेस सिलेबल। स्ट्रेस सिलेबल के अंदर, वजन वाले स्वर के अंदर आसपास जो शब्द हैं उनके अंदर वाल स्वर की ध्वनियां रिपीट हो रही हैं, तो उसे एसोनेंस कहा जाता है। यह भी सोनेट का खास हिस्सा है। कविता को लय देने के लिए एलिट्रेशन और एसोनेंस और कॉन्सोनेंस खास तौर पे सोनेट में यूज किए जाते हैं। अगला नाम है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर इन द वर्ड। जरूरी नहीं है इनिशियल वर्ड ही हो, इनिशियल पहला लेटर ही हो, शब्द में कहीं भी कॉन्सोनेंट साउंड दिख रहा है और उस पूरी पंक्ति में, पूरी लाइन में अगर वो ध्वनियां मिलती हुई नजर आ रही हैं व्यंजन की, तो वो कॉन्सोनेंस माना जाता है। तो इसे कॉन्सोनेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एनाफोरा देखने को मिलेगा इस कविता में। दो जो क्लोजेस्ट दो पंक्तियां हैं उनके शब्द ऊपर नीचे अगर सेम दिख रहे हैं तो एनाफोरा है। पूरी कविता में आपको कॉमा, सेमीकोलन, ये सब चीजें खूब देखने को मिलेंगी। तो ये इंजैममेंट है जिसे रन ऑन लाइन कहा जाता है। रन ऑन लाइन, जिसका मतलब ये है कि एक लाइन में बात पूरी होती हुई हमें नहीं दिखेगी, दूसरी लाइन के लिए अपन को बढ़ना पड़ेगा, वहां जाके कहीं ना कहीं अपन को मीनिंग पूरा समझ में आएगा। तो इंजैममेंट क्या है? रन ऑन लाइन है। एनाफोरा क्या है? दो लाइनें हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन है, ये है जो एंड से शुरू हो रही है, दूसरी लाइन भी एंड से शुरू हो रही है। तो इस तरह के रेपिटेशन को ऊपर और नीचे क्लोजेस के हिसाब से एनाफोरा का नाम दिया जाता है। एक डिवाइस अपन को डायकॉप नाम से इस कविता में दिखेगी। डायकॉप क्या है? किसी भी लाइन में अगर एक शब्द हॉरिजॉन्टल तरीके से रिपीट होता हुआ दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल फेयर नाम अपन को यहां बार बार दिखेगा एक लाइन में, तो वो डायकॉप की श्रेणी में आता है। अगला नाम अपन को पर्सोनिफिकेशन दिखेगा। इनएनिमेट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब मानवीकरण किया जाता है, जब उनको इंसान की तरह बिहेव करता हुआ दिखाया जाता है, तो पर्सोनिफिकेशन का जिक्र आता है। इन सब सारी चीज़ों का जिक्र अपन जो लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच है किसी दूसरी क्लास में भी ढंग से डिटेल से करेंगे, मगर यहाँ कविता को समझने के लिए इनका बेसिक आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला नाम मेटाफर है। मेटाफर एक रूपक जिसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। रूपक एक इम्प्लाइड सिमिली समझा जाता है रूपक को। वहां दो अलग अलग चीजों को लाइक और एज से नहीं जोड़ा जाता, वहां दो अलग अलग चीजों ऐसी बिहेव करती नजर आती हैं जैसे एक ही हैं। उनको अपन समझेंगे आइए रिचर्ड्स के टेनर और व्हीकल नाम के आइडिया से। जब अपन यहाँ मेटाफर का कोई जिक्र अपने पास यहाँ नजर आएगा तब अपन उस बात को समझेंगे। सिनेक्डके नाम से एक और फिगर ऑफ स्पीच है। जब एक छोटा कोई वर्ड बहुत बड़ी हिस्से को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आए तो सिनेक्डके दिखता है, वो भी इस कविता में कहीं जिक्र आएगा। हाइपरबली नाम से एक और फिगर ऑफ स्पीच है। इसे हिंदी में अतिशयोक्ति कहा जाता है। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना हाइपरबली का एग्जाम्पल है। पन, लास्ट अपन को यहां फिगर ऑफ स्पीच दिखेगा इस कविता में। एक शब्द जो दो तरीके के मतलब देता हुआ नजर आता है वो पन की श्रेणी में आता है। इसे भी जैसे मैंने कहा डिटेल में इन चीजों की फिर कभी बात करेंगे, अभी कविता के हिसाब से इन चीजों को समझ रहे हैं। अब अपन कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहली ही लाइन है आपकी, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। ये पोएट है, वो अपने दोस्त से सवाल पूछ रहा है, अपने प्यार करने वाले से सवाल पूछता है कि क्या मैं आपको समर्स डे, समर का दिन है, उससे कंपेयर करूं। तो पहला इसका जो ट्रांसलेशन वो दिख रहा है कि क्या आपको समर से कंपेयर किया जाए। अब ये किस तरह की लाइन है, किस तरह की डिवाइस यहां दिख रही है? तो सबसे पहले तो अपन को यहां एक रेटोरिकल क्वेश्चन नाम से चीज दिख रही है। तो ये लाइन एक रेटोरिकल क्वेश्चन है। रेटोरिकल क्वेश्चन एक स्टाइलिस्टिक डिवाइस है। स्टाइलिस्टिक डिवाइस है। इसका पर्पस कोई सवाल पूछना नहीं है। इसका पर्पस पोइट्री में जो ऑडियंस है, जो सुनने वाली है, जो सुनने वाले लोग हैं, उनके लिए एक इमोशन क्रिएट करना और पोइट अपना आर्ग्यूमेंट एस्टेब्लिश करना चाह रहा है कि कविता की शुरुआत करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट एस्टेब्लिश किया जाए।
एक ड्रामेटिक इफेक्ट दिया जा सके। इसे स्टाइलिस्टिक इफेक्ट और स्टाइलिस्टिक डिवाइस कहा जाता है। तो एक रेटोरिकल क्वेश्चन है, सवाल की उम्मीद, जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा है, मगर आर्गुमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए सवाल की तरह इस लाइन को दिखाया गया है। इसे ही पलट के इसी तरह की लाइन को कविता में अपोरिया भी बोला जाता है। ये अपोरिया, अगर आप नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ये एक तरह का भाषा में कंफ्यूजन होता है। कवि के दिमाग में यहां कंफ्यूजन है, वो श्योर नहीं है कि क्या वो बात कर रहा है वो सही है या गलत है। तो अपोरिया आप प्लेटो से लेके जैक डरीडा तक जब पढ़ेंगे आगे, तो अपोरिया का जिक्र आपको हर जगह मिलेगा। पूरे क्लासिकल थिंकर से लेके पोस्ट मॉडर्न तक, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट तक अपोरिया हर जगह दिखता है। ये एक तरह का कंफ्यूजन है जो कवि के दिमाग में दिख रहा है। भाषा है वो कोई एक सॉलिड चीज के ऊपर जब नहीं पहुंचती तो उसे अपोरिया कहा जाता है। इस कविता के अंदर इसी पहली लाइन के अंदर अपन को एसोनेंस भी दिख रहा है। वाल ध्वनियां हैं स्ट्रेस सिलेबल में मिलती हुई साथ साथ नजर आती हैं, तो वो एसोनेंस की कैटेगरी में होती है। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर एंड डे, तो यहां ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शन अपन को नजर आता है, डे एंड कंपेयर, तो ये वाली ध्वनि अपन को मिलती हुई नजर आ रही है, तो यहां एसोनेंस भी है। तो पहली लाइन शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, यहां क्या दिख रहा है? रेटोरिकल क्वेश्चन है, अपोरिया है, एसोनेंस है। यहां डे के बाद में अपन को एक चीज दिखेगी, यहां कॉमा का, फुल स्टॉप का जिक्र है, जो मैंने कहा कि एक रेटोरिकल क्वेश्चन। ये पूरी की पूरी पोयम आप जब नजर दौड़ाएंगे तो एक्सटेंडेड मेटाफर दिखेगी आपको, जो अपन बाद में बात करेंगे। अब अपन दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। पहली लाइन में ये चीजें अपन को नजर आ रही। दूसरी लाइन है, द सेकेंड लाइन इज यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, कि आप समर से ज्यादा टेम्परेट हैं, आप समर से ज्यादा स्टेबल हैं, आप समर से ज्यादा काम हैं, आप समर से ज्यादा स्टेटिक हैं। समर नहीं है, क्योंकि अपन ने जैसे बात करी थी, जो सीजनल साइकिल है यूरोपियन कल्चर में, वहाँ समर क्या है, एक महीना गर्मी का जो आता है वो खुद ही अपने आप में स्टेबल नहीं होता, वो वहाँ की ज्योग्राफी उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। तो कभी बहुत गर्मी, बारिशें, कभी उसी वक्त थोड़ा ठंड भी देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से पोएट इज सेइंग कि दाउ आर, मतलब यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, आप समर से ज्यादा खूबसूरत हैं और समर से ज्यादा स्टेटिक हैं और स्टेबल हैं, समर स्टेबल नहीं है। तो यहां अपन को क्या दिख रहा है कि पोएट समर से ज्यादा तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है अपने जो फेयर यूथ, अपना जो दोस्त है उसकी। अब यहां टेम्परेट के दो माने नजर आएंगे आपको। टेम्परेट एक तो वेदर से बताया गया है, मौसम से। मौसम समर का टेम्परेट नहीं है, मगर आपका मौसम टेम्परेट है। अब आपका मौसम, आपकी स्टेबिलिटी यूरोपियन कल्चर में एलिजाबेथन और रेनेसो एज में 4 तरह के ह्यूमर से माना जाता था। 4 ह्यूमर कौन से? ब्लड, दूसरा फ्लेम, तीसरा ब्लैक बाइल और चौथा येलो बाइल। ये साइंस उस वक्त की ये मानती थी, अगर ये 4 चीजें आपकी बॉडी में स्टेबल हैं और सही तरीके से काम कर रही हैं तो आप सही प्रोपोर्शन में हैं, आपका शरीर सही ढंग से काम कर रहा है। अगर ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो आप मेलनकलिक भी हो सकते हैं, आप दुखी भी हो सकते हैं, आप उदास भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हैं, पागलपन भी हो सकता है। तो ये दिखा रहा है जो शेक्सपियर के दोस्त हैं उनका जो 4 ह्यूमर हैं, चारों के चारों वो स्टेबल हैं, तो वो टेम्परेट हैं। जैसा समर का मौसम तो टेम्परेट नहीं होता, मगर यहां शेक्सपियर के दोस्त हैं वो टेम्परेट है। इस लाइन के एंड में आपको एक कोलन दिख रहा होगा। कोलन क्या है? आपको 2 इस तरह के निशान दिख रहे हैं, इन्हें कोलन कहा जाता है। और कोलन का मतलब है इस लाइन के बाद में भी आपको कहीं ना कहीं समर की क्वालिटीज की और बातें भी देखने को मिलेंगी। लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं, इसका मतलब आपको समर के बारे में और भी यही चीजें हैं जो इंजैममेंट को बताती हैं। इसीलिए मैंने पहले लिखा था इंजैममेंट यानी रन ऑन लाइन, और इस रन ऑन लाइन का क्या मतलब है?
एक पंक्ति में बात पूरी ना होके उसे आगे तक बढ़ाया जाता है। तो यहां क्या है, कॉलन का यूज किया गया है, और कॉलन के यूज करने का पर्पज ये है कि आप समर के बारे में इसको जो भी अब कवि इसके बारे में बात करेगा वो और आगे तक जाने वाली है। लाइन नंबर 3 है, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। जो रफ विंड्स हैं वो क्या करती हैं, जो हार्श विंड है, रफ विंड है, वो डू शेक, यहां डू का यूज इस शेक के ऊपर जोर देने के लिए, इंफेसाइज करने के लिए यहां डू का यूज हुआ है। डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। मे महीने का जिक्र आया है। मई का महीना बसंत का महीना होता है, स्प्रिंग का महीना होता है। जो बसंत में जो फूल खिले हैं, जो कलियां खिली हैं, जैसे अपन ने पहले देखा था स्प्रिंग मई में आता है, उसको अब समर का महीने में जो रफ विंड चलने वाली हैं वो इसे कहीं ना कहीं हिलाने वाली है। तो यहां अपन को अब देखो इस लाइन में कॉमा नजर आ रहा है। ये एक हल्का पॉज है कविता का। हल्का पॉज क्या दिखा रहा है कि ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों लाइनें मिला के यहां समर की विशेषताओं की बात करी गई। यहां रफ विंड्स नाम आ रहा है। रफ है, ये चीज अपन ज्यादा ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज लेते हैं। तो यहां विंड का कहीं ना कहीं हवा का मानवीकरण किया गया है, हवा को इंसान की तरह बिहेव करता हुआ दिखाया गया है। तो रफ विंड्स है, ये पर्सोनिफिकेशन की कैटेगरी में नजर आ रही है। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। जो हार्श विंड है वो मई के महीने में जो कलियां खिली थी उनको कहीं ना कहीं हिला देने की हद तक गुजरती है। रफ विंड्स है। अब जैसे अपन ने बात किया, आयम्बिक पेंटामीटर में स्ट्रेस अनस्ट्रेस सिलेबल चलते हैं साथ में, मगर यहां कविता का कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा है। रफ विंड्स, यहां दोनों शब्दों पे स्ट्रेस दिया गया है, तो इसे कहा जाता है स्पॉन्डी। कविता आयम्बिक पेंटामीटर में है, मगर कुछ एक जगह ऐसी हैं जहां अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, वजन बिना वजन, वजन बिना वजन के चले बगैर दो भारी वजनी शब्द यहां रखे गए हैं, क्योंकि हवा की क्वालिटी को यहां मानवीकरण भी किया गया है और उसको जोर देने के लिए यहां पे स्पॉन्डी का यूज हुआ है। तो ये हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए ना पूछी जाए बातें, मगर अपन हर एक चीज को डाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कायदे से की जाए कोई चीज और उससे समझ भी बेहतर बनती है और आपके आगे काम आने वाली चीजें भी हैं। तो ये कविता की अगली लाइन थी, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। रफ विंड है वो कहीं ना कहीं हिला देती हैं मई में खिली हुई कलियों को। एंड समर्स लीज हैज ऑल टू शॉर्ट अ डेट। समर का जो पट्टा है, जो लीज है, टू शॉर्ट अ डेट, उसका दिन है, उसका वक्त है बहुत छोटा है। छोटा क्यों है? जैसे अपन ने बात करी थी कि जो ब्रिटिश कल्चर में सीजनल साइकिल है उसमें समर है अनस्टेबल, एक तरह से सीजन है, ऋतु है। तो समर का जो लीज है, जो पट्टा है, वो बहुत ही छोटा है। अब यहां आपको एक चीज दिख रही होगी, कविता की जो 4 लाइनें शुरू की लाइनें हैं वहां आपको अब सेमीकोलन नजर आ रहा है, लॉन्ग पॉज दिख रहा है। लॉन्ग पॉज का मतलब यहां क्या है कि आपने ऊपर तक जो कुछ पढ़ा है इस लाइन के साथ में, वहां जाके अब समर की क्वालिटी बंद हो रही है। अब कवि समर से आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो यहां लॉन्ग पॉज है। इसका मतलब ऊपर की लाइनें और ये लाइनें मिलके यहां क्या बना रही हैं, समर की क्वालिटीज के बारे में जिक्र कर रही थी सारी की सारी लाइन। अब यहां अपन कुछ एक फिगर ऑफ स्पीच ढूंढते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले एसोनेंस अपन को नजर आ रहा है। ऑल, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अपन ये अपने पास ये वाला सिंबल है, और शॉर्ट का भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये वाला सिंबल है। तो दोनों यहां ऑल और शॉर्ट के अंदर ओ की जो ध्वनि है, ऑल की जो ध्वनि है, वो सेम नजर आ रही है, तो ये एसोनेंस दिख रहा है। यहां कॉन्सोनेंस भी दिख रहा है। कॉन्सोनेंट जो व्यंजन की ध्वनियां हैं वो भी साथ साथ नजर आ रही हैं। जैसे शॉर्ट में टी दिख रहा है, डेट में भी टी दिख रहा है। और अपन ने पढ़ा था कॉन्सोनेंट्स जब पढ़ते हैं तो व्यंजन की ध्वनियां शब्द में कहीं भी हो सकती हैं, जैसे टी की ध्वनि यहाँ बीच में है और यहाँ टी की ध्वनि लास्ट में है, तो ये कॉन्सोनेंट्स।
अब जो बड़े एग्जाम्पल हैं फिगर ऑफ स्पीच के वो क्या है, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन दोनों अपन को नजर आएंगे। एक चीज का ख्याल रखिएगा, एम.एच. अब्राम को खोलिएगा और एम.एच. अब्राम में ये पढ़िएगा कि जब भी आपको मेटाफर कहीं चीज का नजर आए तो आपको पर्सोनिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। पर्सोनिफिकेशन है वो मेटाफर का हिस्सा है। एम.एच. अब्राम में आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज कायदे से देखने को मिलेगी। तो जो मानवीकरणकृत अलंकार है वो रूपक का कहीं ना कहीं हिस्सा है। एंड समर्स लीज, समर लीज, अब यहां देखने वाली बात है, लीज पट्टा किन चीजों को मिलता है? इंसान जो भी काम करता है खरीद फरोख्त का, पट्टे का जिक्र, लीज का जिक्र वहां होता है, समर की कोई लीज नहीं होती। तो यहां समर किस तरह बिहेव कर रहा है, इंसानी फितरत इसकी दिखाई गई है, तो लीज वाला हिस्सा पर्सोनिफिकेशन में भी आता है। अब यही चीज समर्स लीज है, ये अपन को मेटाफर में कैसे दिखती है इसको भी अपन थोड़ा समझ लेते हैं। मेटाफर को आइए रिचर्ड्स ने दो तरह की कैटेगरी में अपन को देखते हैं, टेनर और व्हीकल। टेनर किसी चीज का होता है सब्जेक्ट, और व्हीकल क्या होता है, इस सब्जेक्ट को दूसरी इसकी तरह की चीज के साथ मिलाने वाला एक व्हीकल होता है, उसे ही अपन व्हीकल कहते हैं। जैसे यहां अपन को लीज का जिक्र नजर आ रहा है, लीज पट्टे की बात है, मगर ये पट्टा कुछ गहरा हुआ छिपा हुआ मीनिंग दे रहा है। वो क्या है, समर की प्रॉपर्टी के ऊपर ही, समर को क्या माना गया है, एक तरह से प्रॉपर्टी की तरह दिखाया गया है। तो ये प्रॉपर्टी यहां सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को एक तरीके से यहां तक लाने वाली चीज क्या है, वो क्या है, लीज नाम दिखाया गया है। तो समर को प्रॉपर्टी के हिसाब से दिखाया गया है, तो ये व्हीकल, टेनर और व्हीकल दोनों में नजर आ रही चीज है। तो यहां पर्सोनिफिकेशन तो अपन को डायरेक्टली दिख रहा है, अगर अपन थोड़ी गहराई में ढूंढे चीज को तो अपन को मेटाफर भी नजर आ रहा है। समर्स लीज किसकी बात है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, लीज का मतलब प्रॉपर्टी, समर के लीज के बारे में बात हो रही है, तो एक्चुअल में समर को प्रॉपर्टी की तरह दिखाया जाने वाली बात है। तो एक रूपक कहीं ना कहीं दो डिफरेंट चीजों को एक जैसा दिखाया जा रहा है, तो यहां क्या नजर आ रहा है, मेटाफर भी दिख रहा है। तो एंड समर्स लीज हैज ऑल टू शॉर्ट अ डेट, समर का जो लीज है, पट्टा है, वो बहुत छोटा है। अब कवि आगे क्या कहेंगे, अगली लाइन में शेक्सपियर क्या कहते हैं वो देखते हैं। सम टाइम टू हॉट द आईज ऑफ हेवन शाइन्स, यहां कॉमा है वापस, यानी कि इस समर वाली बात को वो और भी आगे एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहां फुल स्टॉप देखने को मिलता तो ये पूरा थॉट कंप्लीट होता। यहां पीछे अपन को सेमीकोलन दिखा था, सेमीकोलन ये दिखा रहा था कि समर के बारे में दो लाइन में जो एक लाइन में बात चल रही थी उसे दूसरी ने पूरी करी है। यहां वापस कॉमा आया है, इसका मतलब वापस इंजैममेंट है, इसका मतलब ये है, ये वाली बात है कहीं ना कहीं आगे अगली लाइन में जाके खत्म होने वाली है। समटाइम्स टू हॉट द आईज ऑफ हेवन, आईज ऑफ हेवन, सूरज की आंख, समटाइम्स टू हॉट द आईज ऑफ हेवन शाइन्स, कभी कभी जो आंख जैसा सूरज है वो बहुत तेज चमकता है। कब चमकता है, समर्स में चमकता है। तो यहां क्या दिख रहा है, आंख जैसा सूरज या आंख रूपी सूरज। तो आंख रूपी सूरज, आंख क्या है यहां आपका व्हीकल है। आई का तो जिक्र सीधा सीधा कर रखा है, सूरज को अपन ढूंढ के लाए हैं। ये सब्जेक्ट एक्चुअल में जिसकी बात करने की पोएट कोशिश कर रहा है, ये आपका टेनर है, ये सब्जेक्ट है। ये आंख क्या कर रही है, सब्जेक्ट तक उस आइडिया को लेके जा रही है, तो ये व्हीकल की तरह नजर आ रहा है। तो ये रूपक है, ये मेटाफर है। तो यहां कवि क्या कह रहे हैं, समटाइम्स टू हॉट द आईज ऑफ हेवन शाइन्स, कभी कभी सूरज है वो बहुत तेज चमकता है। तो यहां अपन को आई ऑफ हेवन है, शाइन्स है, ये मेटाफर नजर आ रहा है प्राइमरी। अब मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि जब मेटाफर होगा तो वहां पर्सोनिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। आई ऑफ हेवन से आप कोशिश करिए कि
स्वर्ग की या आकाश की कोई आंख होती थोड़ी है, तो स्वर्ग और आकाश की आंख नहीं होती, तो ये मानवीकृत ही एक तरह से चीज है। मगर यहां प्राइमरी फोकस अपन को मेटाफर दिख रहा है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो मेटाफर यहां प्राइमरी है। पर्सोनिफिकेशन भी यहां हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां व्हीकल और टेनर से अपन ने चीजों को जोड़ने की कोशिश करी है। आय और शाइन दोनों असोनेंस हैं। आय और शाय दोनों में कहीं ना कहीं स्वर क्या है, वो आपस में ध्वनियां मिलती नजर आ रही हैं। यहां कॉन्सोनेंस भी है, हॉट टे, हॉट हेवन शाइन, यहां एच है, ये कॉन्सोनेंट है, ये बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो यहां कॉन्सोनेंस भी नजर आ रहा है। अब अपन आगे वाली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा था, कॉमा है, इंजैममेंट है, लाइन पूरी नहीं हुई है, अगली लाइन में अपन को मतलब दिखेगा पूरा इसका। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफन हिज गोल्ड कंप्लेक्शन डिम्ड, और कभी कभी उस सूरज का गोल्ड कंप्लेक्शन है वो कम भी हो जाता है। ये समर की सारी विशेषताएं हैं, क्योंकि समर अनस्टेबल है, समर बिलवड की तरह स्टेबल और टेम्परेट नहीं है। और वो पहले ये पूछ रहा था कि क्या इस समर से मैं आपको कंपेयर करूं, मगर दिक्कत यह है कि समर के साथ साथ ये दिक्कतें हैं, समर स्टेबल नहीं है। समर में हर कभी कुछ घटता है, कभी कुछ बढ़ता है, कभी दिक्कतें हैं, कभी हैरतें हैं, कभी परेशानियां हैं, कभी नज़ाकत भी है और कभी समस्याओं से भरी हुई भी है। तो प्राइमरी चीज पे यहां एंड ऑफन इज गोल्ड कंप्लेक्शन डिम्ड, यहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है? यहां पीछे वाली लाइन को मिला के देखिएगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप समझिएगा। सूर्य या सूरज रूपी आंख बादल रूपी चेहरे पर, ये इन दोनों लाइन में आपको मेटाफर दिखेगा। गोल्ड कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन का जिक्र है, वैसे मानव स्वभाव की बातें करते वक्त ही दिखता है, मानव रंग के ऊपर। डार्क कंप्लेक्शन, फेयर कंप्लेक्शन, यहां कंप्लेक्शन सूरज से जोड़ के दिखाया जा रहा है। तो ये दिखने में तो आपको पर्सोनिफिकेशन भी दिख रहा है, मगर अपन दोनों लाइन के हिसाब से इसे पढ़ें तो ये अपन को मेटाफर नजर आएगा। और जब मेटाफर है, मैंने कहा वहां पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है। तो यहां मानवीकरण भी है और मेटाफर भी है, दोनों चीजें हैं। तो उसका गोल्ड कंप्लेक्शन है वो कभी कभी क्या है, कम होता है। किसका? जो बादल रूपी चेहरा है उसके ऊपर क्या है, सूरज रूपी आंखें हैं, जो क्या है, कभी तो तेज चमकता है और कभी कम चमकता है। तो बादल, सूरज रूपी आंख बादल रूपी चेहरे पर चमक घटती बढ़ती रहती है, चमक घटती है और कभी बढ़ती है। तो यहां क्या दिख रहा है, रूपक दिख रहा है, प्राइमरी तौर पे रूपक है, उसके बाद आप पर्सोनिफिकेशन भी इसे कह सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। अब आपको दिख रहा है सेमी कॉलन नजर आ रहा है। सेमी कॉलन जैसे अपन ने बात करी थी, लॉन्ग पॉज है, एक बड़ा पॉज है। इसका मतलब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन ने मिला के एक थॉट को कंप्लीट किया है। तो कभी भी आप किसी भी फिगर ऑफ स्पीच को ढूंढे तो दो लाइनों से तुलना जरूर करना। दो लाइनों से तुलना करने पे ये मेटाफर है, अगर एक ही लाइन में उसे रखा जाता तो आप पर्सोनिफिकेशन की तरह उसे ढाल सकते थे। दोनों लाइन की तुलना करोगे तो यहां मेटाफर आपको नजर आएगा। तो ये लाइन, इसमें अपन को क्या बात करी, समर की विशेषताएं, समर में सूरज कैसा दिख रहा है उसकी विशेषताएं। पहले जो पोएट हैं, शेक्सपियर हैं, वो सवाल पूछ ही रहे हैं कि क्या आपसे कंपेयर किया जाए, मगर कंपेयर करें तो ये दिक्कतें भी दिख रही है। इसी लाइन में आपको कॉन्सोनेंस भी दिख रहा है। कंप्लेक्शन में मैं की ध्वनि है, डिम्ड में मैं की ध्वनि है, डिम्ड में डे की ध्वनि भी है और गोल्ड में डी की ध्वनि भी है। तो यहां कॉन्सोनेंस भी है कविता को लय में बांधने के लिए। कॉन्सोनेंस एसोनेंस के सवाल अगर पेपर बनाने वाला बहुत ज्यादा इसे टफ बनाने की तरफ लेके जाए तो पूछे भी जा सकते हैं, मगर जनरली ये कॉन्सोनेंस एसोनेंस पे सवाल देखने को अपन को परीक्षा में नहीं मिलते हैं। तो यहां अपन ने बात करी मेटाफर की, पर्सोनिफिकेशन की, कॉलन सेमी कॉलन पे चर्चा करी, इस लाइन का मतलब समझा। अब आगे बढ़ते हैं। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, हर फेयर से फेयर चीज
वक्त के साथ खत्म होती है। अब ये बात आपने हर जगह बहुत बार सुनी होगी, गोरा रंग ढल जाएगा, और गाने भी सुने होंगे आपने। ये वही लाइन है, ये शेक्सपियर से ही कहीं ना कहीं चल के आ रही है। और इसे क्या कह सकते हैं, इसे अपन एफोरिज्म कह सकते हैं। ज्ञान देने वाली जो बात होती है उसे एफोरिस्टिक कहा जाता है, एफोरिज्म। जैसे आप बेकन के ऐसे पढ़ते हैं, वो एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखे हुए होते हैं। तो वहां एफोरिज्म क्या है, एक आपको ज्ञान दिया जा रहा है, एक कहावत के हिसाब से दिया जा रहा है कि एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन। कोई भी फेयर चीज है वो वक्त के साथ घटती ही जाती है। तो यहां आपको फेयर फ्रॉम फेयर स्ट्रेस्ड है, और स्वर यहां आपको फे का साउंड है, फेयर वाल साउंड, एलिट्रेशन भी आपको नजर आ रहा है। तो यहां फेयर फ्रॉम फेयर है, ये एलिट्रेशन भी दिख रहा है, एक जैसी ध्वनियां दिख रही हैं। अगर एक ही लाइन में कोई शब्द बार बार नजर आ रहा है, जैसे फेयर फ्रॉम फेयर 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 2 बार दिख रहा है, तो इसे डायकॉब भी कहा जाता है। ये भी जरूरी बात है। अब यहां मेटाफर भी है। मेटाफर कैसे है? फेयर फ्रॉम फेयर, ये फेयर से किस चीज की बात करने की कोशिश कर रहा है? फेयर का मतलब साफ, सफेद, उजला, ये भी होता है, और फेयर का मतलब यहां ब्यूटी भी है, कि जो भी खूबसूरत चीज है वक्त के साथ खत्म होती है। तो यहां फेयर है, ये व्हीकल तो है, मगर ये व्हीकल का टेनर क्या है, वो आपकी ब्यूटी है। ये सब्जेक्ट इसका छुपा हुआ ब्यूटी दिख रही है। तो मेटाफर के अंदर टेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो, व्हीकल हो भी सकता है, नहीं भी हो। कई बार दोनों बार व्हीकल अपन को नजर भी आता है, व्हीकल और टेनर दोनों दिखते हैं। दोनों कैसे दिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं, माई लव इज रेड रेड रोज, तो माई लव इज रेड रेड रोज, माई लव इज सब्जेक्ट, टेनर है, और रेड रेड रोज है वो व्हीकल है। दोनों एक ही तरह की चीजें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बिना एज और लाइक के। तो ये रूपक है। यहां तो अपन को टेनर और व्हीकल दिख रहे हैं, मगर यहां पे अपन को टेनर और व्हीकल नहीं नजर आ रहे। इस कविता में कई बार टेनर छुपा हुआ है, कई बार व्हीकल छुपा हुआ है। तो ये मेटाफर भी है, एफोरिज्म भी है, एलिट्रेशन भी है, डायकॉब भी है। और यहां आप देख रहे हैं कॉमा है, इंजैममेंट है। अब मतलब ये लाइन, इस लाइन के बाद एक और लाइन आएगी, तब ये थॉट अपन को पूरा होता हुआ नजर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बाय चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। कवि ने पहले कहा कि जो भी खूबसूरत चीज है उसे आप धीरे धीरे वो कम होगी ही होगी। अब वो रीजन दे रहे हैं क्यों कम होगी, कि या तो बाय चांस हो सकता है कुछ एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाएं जिंदगी में जिससे आपकी खूबसूरती है वो खत्म हो जाए, और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, जो नेचर का बदलने वाला स्वरूप है उसे आप खत्म नहीं कर सकते, वो बदलता ही है। तो नेचर की वजह से समय ऐसी चीज है जो उसके साथ खूबसूरती खत्म होती है। क्यों होती है? या तो बाई चांस हो गई है, या फिर समय का पहिया जब जब घूमता है। मैंने जैसे सीजन का साइकिल बताया था, पहले आप यंग हैं, पहले बर्थ है, उसके बाद में आप यंग हैं, फिर ओल्ड हैं, और फिर आपकी डेथ है। तो ये समय का पहिया है। अब यहां आपको एसोनेंस दिख रहा है, चांस एंड चेंज, एक ही यहां डिप्थोंग दिख रहा है, एक ही जैसी ध्वनि है, ये एसोनेंस नजर आ रहा है। अब यहां मैं जो चीज लेके आया हूं वो मेटाफर आपको दिख रही है। यहां बहुत सारी चीजें आप जब इधर उधर से पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये मेटाफर कैसे हो सकता है। ये मेटाफर इसलिए है क्योंकि यहां सेलिंग का एक तरह से नाव की, यहां अनट्रिम्ड से नाव चलाने की संज्ञा के बारे में बात करी गई है। तो अनट्रिम्ड तो आपका व्हीकल है, मगर टेनर क्या है? नाव चलाने या आपके जिंदगी का जो सफर है, आपकी खूबसूरती का ढलने का सफर है, उन दोनों चीजों की संज्ञा दी गई है। अनट्रिम्ड का मतलब क्या है? जब एक नाव है उसकी पाल को सजाया संवारा नहीं जाता तो वो इधर उधर हिचकोले खाती हुई चलती है। तो वैसे ही आपकी खूबसूरती भी है, उसे आप समय के साथ
संवारे ना संवारे वो ढलती घटती बढ़ती चली जाती है। एक इस जैसे नाव आपकी एक समंदर में चली जाती है, तो नाव की यहाँ एक तरह से यहाँ मेटाफर, यहाँ सेलिंग का मेटाफर यूज किया गया है। तो ये मेटाफर खूबसूरती, यहाँ टेनर क्या होगा, आपकी ब्यूटी की जो जर्नी है, और या एक बोट की या एक नाव की एक जर्नी है, उन दोनों को यहां जोड़ के दिखाया गया है। तो ये बातें यहां तक अपन ने क्लियर करी हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां आपको सेमीकोलन दिख रहा होगा, जैसे मैंने कहा था पिछली लाइन में आपके पास कॉमा था, इसका मतलब अगली लाइन में जाके उसका मतलब पूरा होगा। अगली लाइन में मतलब पूरा क्या हो रहा है, यहां उस थॉट को पोएट ने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे बढ़ा जाएगा। बट दाई एटर्नल समर शेल नॉट फेड, मगर तुम्हारी जो शाश्वत समर है वो कभी खत्म नहीं होगा। आपका जो शाश्वत नेचर है, आपकी जो खूबसूरती है वो खत्म नहीं होने वाली। यहां आपको बट दिख रहा है, ये लाइन नंबर 9 है और इसे कहा जाता है वोल्टा। वोल्टा क्या है, अब आपकी जो सोनेट है उसका थॉट तो वही है मगर मूड बदला है। मूड क्या बदला है, पहले पोएट ने पूछा था कि शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, क्या मैं आपको समर के दिन से कंपेयर करूं। फिर वो शॉर्ट कमिंग्स है समर की, कमियां हैं समर की, वो गिनवाई हैं, और उसके बाद यहां 9वीं लाइन पे बट लगा दिया है। ये कह रहा है नहीं, लेकिन साहब आपका जो खूबसूरती है, आपका समर है, वो शाश्वत है, वो बदलने वाला नहीं है। यहां फिर से अपन को मेटाफर नजर आ रहा है। एटर्नल समर, शाश्वत समर, ये व्हीकल है और इसका सब्जेक्ट टेनर क्या है, वो ब्यूटी है। व्हीकल तो पोएट बता दिया एटर्नल समर, तो समर की ही एक्चुअल में बात नहीं है, उस इंसान की, कवि के उस दोस्त की बात है जो इतना खूबसूरत है कि उसकी जिंदगी का ग्रीष्म ऋतु कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये यहां अब आप देख रहे हो कॉमा है, कॉमा का मतलब है सॉरी, कॉमा का मतलब है ये लाइन आपकी आगे और बढ़ने वाली है। अगली लाइन में ये थॉट पूरा होगा। अब उसको आगे देखते हैं। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर ओन्स्ट, आप उस चीज का पोजेशन भी नहीं छोड़ने वाली हैं जो आपके पास है। वो आपके पास क्या है, आपकी ब्यूटी है, फेयर है। अब देखिए यहां सेमीकोलन लगा दिया है पोएट ने। सेमीकोलन का मतलब है पहले और इस लाइन के साथ अब ये लाइन पूरी हो रही। तुम्हारा इटर्नल समर भी खत्म नहीं होगा और ना ही जो पोजेशन फेयरनेस की तुम्हारे पास है, जिसको तुम ओन कर रही हो, वो खत्म होने वाली है। तो यहां आपको पन भी नजर आएगा इस फेयर में। पहला मतलब तो ब्यूटी है पन का, इस फेयर का, और जो दूसरा मतलब है वो पेमेंट से मतलब है। वो आपके किसी एलिजाबेथन और जो रेनेसो का वक्त था, वहां मॉनेटरी चीजों पे बहुत जिक्र किया जाता था, पैसे की हर एक चीज पे। और उस वक्त के सोनेट और कविताओं में पैसे वाले जो पन, उपमा और अलग अलग चीजें हमें बहुत दिखाई देती हैं। तो यहां जो आपके पास प्रॉपर्टी है खूबसूरती की, जो पेमेंट है खूबसूरती का, उसे आप ही ओन कर रही हैं, तो वो भी आपका खत्म नहीं होने वाला है। तो कवि यहां पन से भी, एक शब्द के दो मतलब से भी यहां आपको पन से दिखा रहा है। ये भी चीज क्रिटिकल एसेज इस पोएम से रिलेटेड सोनेट से दिए गए हैं। उन क्रिटिकल एसेज में इस बात के ऊपर जोर किया गया है कि जो एक लाइन नंबर 10 है, ये कहीं ना कहीं फेयर यहां पन दिख रहा है। तो जो ऑथेंटिक टेक्स्ट है वहां इसमें इस लाइन में पन दिखाया गया है। तो यहां जो विचार है पहली और इस लाइन के साथ खत्म हो रहा है। अब अगला एक विचार शुरू करने वाले हैं, वो क्या है, नॉर शैल डेथ ब्रेक द वेंडर्स इन हिज शेड, मृत्यु भी कभी दम्भ से नहीं कहेगी कि आप उसकी परछाई में घूमने वाली हैं या घूमेंगी। डेथ भी ये नहीं कहने वाली कि आप उसकी परछाई में घूमेंगी या घूमने वाली। तो सॉरी, नॉर शैल डेथ ब्रैग, ब्रैग का मतलब है दम्भ या घमंड के साथ कहना। अब डेथ का ब्रैग घमंड क्या होगा, हो नहीं सकता, तो इसे मानवीकरण दिखाया गया है। ये यहां पर्सोनिफिकेशन नजर आ रहा है। नॉर शैल डेथ ब्रेक दाउ वेंडर्स इन हिज शेड,
ना ही मृत्यु है वो कभी दंभ से कहेगी कि आप उसकी परछाई में घूमेंगी या घूमने वाली हैं। मृत्यु भी ये बात नहीं करने वाली है। यहां तक आपको पर्सोनिफिकेशन नजर आ रहा है, मगर वेंडर्स्ट इन हिज शेड है, यहां आपको मेटाफर दिखेगा कहीं ना कहीं। मेटाफर है, सेकेंडरी नजर से दौड़ाएं तब मेटाफर अपन को नजर आएगा, मगर एग्जाम के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली आपसे पर्सोनिफिकेशन की चीज पूछी जाएगी। तो अभी एग्जाम के तरीके से देखा जाए तो आपके लिए यहां पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण का जो यहां अलंकार काम में लिया गया है वो यहां काफी है। ये शैडो ऑफ डेथ की बात कर रहा है, जो एक ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर साम 23 में जिसका जिक्र है, उस पे चर्चा की गई है इस आइडिया की, जो हमारे परीक्षा के हिसाब से जरूरी नहीं है। यहां पर्सोनिफिकेशन तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। यहां एक और फिगर ऑफ स्पीच पूरी लाइन में दिख रहा है, वो है हाइपरबली। अतिशयोक्ति यहां है। अतिशयोक्ति क्यों है देखिएगा, नोर शेल डेथ ब्रेक दाउ वेंडर्स इन हिज शेड। मृत्यु भी कभी दम्भ से ये नहीं कहेगी कि आप उसकी परछाई, वो आपकी परछाई में कभी घूमने वाली है। आप सोच के देखिए, इस चीज को एग्जैजरेट किया गया है। क्या ये पॉसिबल बात है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान जो पैदा हुआ है वो मरे ना? कोई इंसान जो खूबसूरत है उसकी खूबसूरती कभी कम ना हो? तो ये अतिशयोक्ति दिखती है। तो जो दो प्रोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच यहां कौन कौन से नजर आ रहे हैं, एक तो पर्सोनिफिकेशन है, एक हाइपरबली अतिशयोक्ति है। तो दोनों को यहां ख्याल रखना है, हाइपरबली और पर्सोनिफिकेशन दोनों है। पर्सोनिफिकेशन आपको डायरेक्टली नजर आ रहा है, हाइपरबली अतिशयोक्ति भी आपको यहां दिख रही है। अगली लाइन है, व्हेन इन एटर्नल लाइन्स टू दाउ ग्रोस्ट so long as man can breathe or eyes can see, when in eternal lines to thou growest। अब पीछे वाली लाइन को नजर दौड़ाइएगा, यहां अपने पास कॉमा है। कॉमा का क्या मतलब है कि ये लाइन आगे जाके खत्म होगी। When in eternal lines to thou growest, जब तुम कविता की, eternal lines क्या है? शाश्वत लाइन्स किसे कहा गया है? कविता को कहा गया है। डेथ आप पे कब नहीं हाथ मारेगी, कब आप मृत्यु को नहीं प्राप्त होंगी? जब आप कविता की मेरी लाइनों में शाश्वत हो जाएंगी, तो मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ये चीज है, ये यहां क्या है, पहली लाइन को, उस थॉट को यहां कंप्लीट किया गया है। अगली लाइन क्या है, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी। जब तक इंसान है, सांस लेता रहेगा और देखता रहेंगी आंखें, तब सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक ये चीज जिंदा रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये ही चीज आपको जिंदगी देती रहेगी। अब ये क्या बात है, यहां इनके फिगर ऑफ स्पीच समझ लेते हैं। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी। यहां आईज है, ये एक सिनेक्डके है। आईज क्यों है? एक छोटा हिस्सा बहुत बड़ी चीज के बारे में बात कर रहा है। आईज का मतलब आपकी ह्यूमैनिटी है, इंसान हैं, लोग हैं। जब तक इंसान सांस लेता रहेगा और देखता रहेगा, तब आप इन लाइंस के जरिए जिंदा रहेंगी। सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस लाइफ, दिस गिव्स लाइफ टू दी। तो सिनेक्डके है और हाइपरबल भी यहां नजर आ रहा है, अतिशयोक्ति भी। या ये पॉसिबल है कि जब आदमी सांस लेगा और जब अपनी आंखों से देख सकता होगा, तब वो तुम्हें एक तरह से शाश्वत और खूबसूरत पाएगा। ये पॉसिबल तो नहीं है, अतिशयोक्ति ही नजर आ रही है। तो यहां हाइपरबली भी है। सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस, यहां इस लाइन में आपको एलिट्रेशन नजर आ रहा होगा। लॉन्ग लिव्स दिस, दिस ये अलिटरेशन है। दिस गिव्स लाइफ टू दी, दिस क्या है? दिस का मतलब है कविता। तो कविता क्या है? आपको जिंदगी देती रहेगी। कविता क्या जिंदगी दे सकती है किसी को? नहीं दे सकती। तो यहां वापस से आपको पर्सोनिफिकेशन नजर आ रहा है। सो लॉन्ग लिव्स दिस, सॉरी, सो लॉन्ग लिव्स दिस, ये दिस है,
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी पोइट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब जब कविता होगी तब तब आप शाश्वत, अमर, अजय, जिंदा रहेंगी। ये एक सोनेट था 14 लाइंस का, जिसमें अपन ने डिवाइसेस वगैरह सबको ध्यान से समझा है। अब इसकी थोड़ी सी थीमेटिक कंसर्न है, उनको और एक बार समझ लेते हैं। थीम क्या है? प्राइमरी थीम इस कविता की है पावर ऑफ पोइट्री। आपका आर्ट है वो इतना पावरफुल है कि किसी इंसान को मरने से रोक सकता है, किसी इंसान को जिंदगी भर शाश्वत रख सकता है, खूबसूरत रख सकता है। ये कविता की पावर है, इंसान की, आदमी की पावर नहीं। इम्पर्मानेंस वर्सेस परमानेंस। इम्पर्मानेंस किसका है? इंसान परमानेंट नहीं है, उसका लवर, उसका जो फेयर यूथ, उसका दोस्त परमानेंट चीज नहीं है। परमानेंट क्या है? पोइट्री है। परमानेंट है वो आर्ट है। तो ये दो चीजें हैं, दो थीम हैं कविता में, प्राइमरी दिख रही हैं। तीसरी और चौथी समझने के हिसाब से आगे जोड़ी गई हैं। लव, आइडिया ऑफ लव। वैसे देखा जाए तो बातें तो प्यार की हुई है पूरी कविता में, मगर प्यार इतना ज्यादा नहीं है। दो चीजें, पावर ऑफ पोइट्री, परमानेंस ऑफ आर्ट का जिक्र ज्यादा किया गया है। बोरोइंग एंड लैंडिंग की बात है यहाँ पे, जो एलिजाबेथन जो कंसीट, बोरो और लैंडिंग का, जैसे बहुत सारी चीजें का यहाँ जिक्र आया है अपने पास भी। लीज का जिक्र आया है, प्रॉपर्टी का जिक्र आया है, पेमेंट का जिक्र आया है। तो ये वाली चीजें भी, बहुत सारी चीजों को इधर उधर से उठाने की यहाँ देखने की कोशिश करी गई है। ये आपका सोनेट था, सोनेट नंबर 18, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं आगे दूसरी चीजों को। शुक्रिया।